हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। आज एक ऐसा लेसन पढ़ेंगे जिससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वर्षों में इस लेसन से कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पाठ 20 है किसके जंगल। इसके बाद 2 लेसन और बचते हैं। उन दोनों लेसन को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, फिर आपका ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके बाद एक वीडियो और आएगी ईवीएस की, फिर आपका ईवीएस एनसीईआरटी कंप्लीट। तो पाठ 20 है किसके जंगल। इसमें सूरमणि जी हैं, उनके बारे में बताया गया है। इन्हें जंगल की बेटी कहा जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सूरमणि झारखंड राज्य की रहने वाली हैं, जो झारखंड के कुडुक आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं। यानी ये आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं। कौन से आदिवासी समाज से? कुडुक आदिवासी समाज से। सूरमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस की टोकरी और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। तो उनकी माँ जो है बांस की टोकरी और गिरे हुए जो पत्ते होते हैं उनसे पत्तल बनाकर बाजार में बेचती थी और उनका परिवार जो है जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। सूरमणि ने स्कॉलरशिप प्राप्त करके बीए पास किया। कॉलेज में उनकी मुलाकात वासवी दीदी से हुई, जो एक पत्रकार थी। यानी इन्हें स्कॉलरशिप मिला था, तो इसी स्कॉलरशिप से इनका दाखिला एक कॉलेज में हो गया। वहीं से इन्होंने बीए पास किया और वहीं उसी कॉलेज में इनकी मुलाकात वासवी दीदी से हुई, जो एक पत्रकार थी। सूरमणि ने वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम किया। सूरमणि ने 21 वर्ष की उम्र में वासवी दीदी के साथ मिलकर एक केंद्र खोला और इसका नाम रखा तोरांग। अब ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है तो ये कई बार पूछा जा चुका है और ये आपको याद भी रखना है कि तोरांग का क्या अर्थ होता है कुडुक भाषा में। तो जो कुडुक समुदाय के लोग हैं कुडुक भाषा को बोलते हैं और उसी भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है। तो सूरमणि के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ये जंगल की बेटी हैं और इन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम किया था। ये आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं। कौन से आदिवासी समाज से? कुडुक आदिवासी समाज से। अब जंगल अधिकार कानून से भी प्रश्न पूछा गया है, तो जंगल अधिकार कानून के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है कि यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बचाने का काम भी ग्राम सभा करें। तो ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है कि जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में कौन से कथन सही हैं। आपको 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से जो सही हैं वह आपको बताने हैं। नीचे विकल्प दिए गए हैं A B ऐसे करके। तो कई बार यहाँ पर जो 25 वर्ष लिखा है यहाँ पर 15 वर्ष कर दिया जाता है, तो यही गलत हो जाता है, क्योंकि उनको हक मिला है जंगल अधिकार कानून के तहत जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो इन लोगों का उस जंगल पर और उसमें पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि उन्हें जंगल से ना हटाया जाए और जंगल बचाने का काम भी ग्राम सभा करे। तो जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में आपको इतना याद रखना है। अब इसी लेसन में एक और टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है मिजोरम में खेती की लॉटरी, और इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न तो सीधा यही पूछा गया है
कि लॉटरी के द्वारा खेती किस राज्य में की जाती है, तो मिजोरम में की जाती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में झारखंड दिया जाता है अक्सर, क्योंकि ये जो लेसन है झारखंड राज्य के बारे में है, लेकिन इसमें मिजोरम के बारे में भी बताया गया है। तो याद रखना है कि खेती में लॉटरी का जो सिस्टम है वह मिजोरम में किया जाता है। तो ये क्या सिस्टम है, इसको समझ लेते हैं। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के सुंदर बर्तन में पर्ची रखी जाती हैं और उनमें से एक पर्ची को निकाला जाता है। यानी कि बांस के सुंदर बर्तन में पर्चियां रखी जाती हैं और उनमें से एक एक पर्ची को लोग निकालते हैं। जिन्हें खेती करने का मौका मिलने वाला है तो वो लोग पर्चियां निकालते हैं। अब इसी लेसन से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एक टीन जमीन का क्या मतलब है। यानी कि जिसके नाम की पर्ची निकल आती है तो उसे जमीन मिलती है, टीन के हिसाब से जमीन मिलती है। जैसे कह दिया जाता है कि आपको 2 टीन जमीन मिल रही है या आपको 3 टीन जमीन मिल रही है, 1 टीन जमीन मिल रही है। तो इस टीन का मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो 1 टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उसे 1 टीन जमीन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। 1 टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उस जमीन को ही 1 टीन जमीन कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। चेराव नाच के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। 2021 में जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, तो आपको याद रखना है मिजोरम। तो चेराव नाच मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है और इसे ही बांस नृत्य कहा जाता है। 1 टीन जमीन का मतलब क्या है, 1 टीन बीज जितनी जमीन में बोए जाते हैं उसे कहा जाता है 1 टीन जमीन। और मिजोरम में पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है और जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का मौका दिया जाता है। तो ये है मिजोरम का खेती करने का लॉटरी सिस्टम। अब इसी लेसन में एक और टॉपिक दिया गया है झूम खेती, और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कई बार तो प्रश्न ऐसा ही पूछ लिया गया है कि झूम खेती किस राज्य में की जाती है, तो ये मिजोरम में की जाती है। इस लेसन में मिजोरम के बारे में ही बताया गया है कि मिजोरम में झूम खेती की जाती है। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस खेती को किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं जैसे असम है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में भी झूम खेती की जाती है। और ऑप्शन में आपको मिजोरम मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी में मिजोरम के बारे में बताया गया है। मिजोरम ना मिले, असम मिल जाए, मणिपुर मिल जाए तो ये भी सही होंगे, लेकिन एक साथ ये चारों ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे। अब पढ़ लेते हैं कि झूम खेती के बारे में क्या खास है। एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती। यानी एक फसल तैयार हो गई, जमीन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई भी खेती नहीं की जाती। कुछ साल तक जमीन को ऐसे ही रहने दिया जाता है। अब जिस जमीन पर खेती की जाती है उसके बाद जब फसल को काट लिया जाता है तो उस जमीन पर घास है, खरपतवार है, बांस है, इस तरीके के पेड़ पौधे उगाते हैं। तो क्या किया जाता है, आगे लिखा है, इस जमीन पर जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि गिराकर वहीं जला दिया जाता है, और जो राख मिलती है उसे जमीन में ही मिला दिया जाता है क्योंकि राख खाद का काम करती है। तो क्या किया जाता है, जो बांस है, खरपतवार है, उगाते हैं उन्हें काटा नहीं जाता बल्कि वहीं गिरा कर उसमें आग लगा दी जाती है। वो सब कुछ उसी में जला दिया जाता है, उसी खेत में। उसके बाद जो राख, इसके जलने के बाद जो राख मिलती है उस राख को उसी जमीन में मिला दिया जाता है क्योंकि ये लोग मानते हैं जो राख है वो खाद का काम करती है। जमीन को जोता नहीं जाता बल्कि मिट्टी को हिलाकर बीज छिड़क देते हैं।
एक ही खेत में सब्जियां, मकई, धान बोए जाते हैं। यानी जिस तरीके से अपने यहाँ खेती की जाती है, खेती में हल चलाया जाता है, खेती को जोता जाता है, उस तरीके से ये लोग नहीं करते। यानी कि ये लोग खेत को नहीं जोतते हैं, बल्कि मिट्टी को हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं और एक ही खेत में सब्जियां भी उगा लेते हैं। मकई है, धान है, इस तरीके की फसलें एक ही खेत में ये उगा लेते हैं। अब फसल के समय भी घास उगाती है। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में जो मुख्य फसल होती है उसके साथ ही घास भी उगाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस अनचाही घास को उखाड़ते नहीं, बल्कि गिराकर मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, क्योंकि ये जो घास है ये मुख्य फसल के लिए खाद का कार्य करेगी, इसीलिए उसको भी मिट्टी में ही मिलने दिया जाता है। और फसल पकने पर त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग साथ में सार्वजनिक भोज का आयोजन करते हैं, चेराव नृत्य भी करते हैं और एक साथ सभी लोग खुशियां मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। झूम खेती के अन्य नाम भी हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसी झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूम खेती इसे पूर्वोत्तर, उत्तर और पूर्वी यानी पूर्वोत्तर राज्यों में कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे बेवर कहा जाता है, झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। अन्य देशों में भी इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में इसी झूम खेती को रोका कहा जाता है और इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लद्दांग कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक नाम कर्तन दहन कृषि भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आज के लेसन में छोटे छोटे 4 टॉपिक थे जिनके बारे में आपको बताया। एक तो सूरमणि के बारे में आपको बताया, जंगल की बेटी जिन्हें कहा जाता है। झारखंड के कुडुक आदिवासी समाज से ये संबंध रखती हैं। और जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में आपको जो भी बताया है ये आपको याद रखना है। मिजोरम में खेती का जो लॉटरी सिस्टम है उसको भी याद रखना है, किस तरीके से साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का मौका दिया जाता है और इनका तरीका भी बहुत अच्छा है। एक टीन जमीन किसे कहते हैं, एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। और चेराव नाच मिजोरम के लोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है और इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। झूम खेती के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने सभी आपको बता दिए हैं। आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यह जो खेती है मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। तो असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इसमें शामिल हैं। एनसीईआरटी में मिजोरम के बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है। और किस तरीके से ये की जाती है वो सब भी आपको बता दिया है। तो इसके बाद एक वीडियो और आपका ईवीएस का आएगा और फिर आपका ईवीएस एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। ईवीएस पेडागोजी की वीडियो भी देखते रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें। इसके अलावा जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको ईवीएस के एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी वीडियो मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।